नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 10 जुलाई के करंट अफेयर और रिवीजन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपकी स्टडी में। तो आप हर महीने का कंप्लीट रिवीजन कर सके, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक हर महीने की जो पीडीएफ है वो चैनल पर आपके रिवीजन के लिए उपलब्ध करवा दी जाती है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पीडीएफ में जितने भी प्रश्न हम पूरे महीने में डिस्कस करते हैं, सारे प्रश्न मिल जाएंगे, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक शानदार पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता के रूप में कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया है? तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 23,000 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी जगह पर नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कौन? मनसुख मांडविया। तो ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान 2 स्कीम चलाई गई है। इसमें एक स्कीम का नाम क्या है? इंडिया कोविड-19 आपात कार्रवाई, इंडिया कोविड-19 आपात कार्रवाई। और जो दूसरी स्कीम है उसका नाम है स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी स्टेप 2, यानी कि चरण 2। तो ये 2 नई स्कीम मंजूर की गई है। और हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि इन दोनों जो स्कीम है, इसका लक्ष्य ये है कि स्वास्थ्य प्रणाली में तेज़ी लाना, ताकि वायरस का जो पता है वो तेज़ी से लगाया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके और इसको जो है फैलने से रोका जा सके। ये 3 उद्देश्य हैं जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये 2 स्कीम चलाई जाएगी। और ये भी याद रखना कि इसमें बच्चों की देखभाल के लिए भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं, ठोस उपाय। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो 3rd राउंड है, उम्मीद है कि वो सितंबर 2021 या फिर अक्टूबर में अपने चरम पर होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुल 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया गया है। और ये जो पैकेज है ये एक्टिवेट कब से होगा? तो ये एक्टिवेट हो जाएगा 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो है ये जो कार्यक्रम होगा, ये जो 2 स्टेप हैं ये लागू रहेंगे। ठीक है। और इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। अगर बात करें केंद्र के बारे में, तो कुल मिला के 15,000 करोड़ रुपए जो हैं ये केंद्र देगा, जबकि जो स्टेट हैं उनके द्वारा कुल 8,123 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इस दोनों चरण के अंतर्गत, यानी कि दोनों जो स्कीम लगाई गई है उसके लिए। तो कुल मिला के 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया गया है कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में नए रेल मंत्री के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अभी तक जो हमारे रेल मंत्री थे वो थे पीयूष गोयल, लेकिन अब हो गए हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है। तो अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव के बारे में, सबसे पहले तो अश्विनी वैष्णव जो हैं ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। इनका जो मूल आवास है वो राजस्थान है, इनका जो प्रदेश है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने सिविल सर्विसेज में 26वीं रैंक भी हासिल की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1994 बैच के ये ओडिशा कैडर के जो हैं आईएएस अधिकारी हैं। और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उप सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और फिलहाल इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनके पास रेल मंत्रालय के साथ साथ संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। तो अश्विनी वैष्णव हो गए हैं नए रेल मंत्री। अब यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं उसको भी ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रामचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं इस्पात मंत्री। ठीक है। और पशुपति कुमार पारस, इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है। तो नए नए विभाग हैं, कुछ दिन तक हम जब इनका नाम लेते रहेंगे तो फिर ये नाम भी हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लगातार पढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार से रिवीजन करते करते बहुत जल्द ही सारे नाम हम फिर से कंठस्थ कर लेंगे। हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 ईयर की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी हाल ही में इनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण पाया गया था। हालांकि ऑक्सीजन लेवल से लेकर अन्य सभी टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी जो ईश्वर और होनी जो होती है वो बलवान होती है। वीरभद्र सिंह 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे और ये 5 बार सांसद भी रहे। सांसद रहे ये कितनी बार? 5 बार। और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो इस्पात मंत्री भी थे। कुल 9 बार विधायक चुने गए और वर्तमान में सोलन जिले के अर्की से वो विधायक थे। सोलन जिले में जो अर्की विधानसभा है वहाँ से ये विधायक थे। पहली बार 1983 में वो सीएम बने थे और 90 तक मतलब कि 1990 तक 2 बार वो इस पद पर रहे। इसके बाद 1993 में से लेकर 1998 तक, उस फिर 2003 से लेकर 2007 तक और 2012 से लेकर 2017 के बीच वो हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। तो एक बड़ी क्षति हुई हिमाचल प्रदेश की और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस प्रदेश में पहली बार जीका वायरस के कई मामले सामने आए हैं? देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब जीका वायरस का कोई मामला केरल में आया हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जीका वायरस भी आ गया है और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है वीना जॉर्ज। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी के एक अस्पताल में पिछले महीने एक 24 साल की गर्भवती महिला को बुखार, सिरदर्द और चकत्ते के साथ भर्ती किया गया। जांच के शुरुआती परिणामों में जीका वायरस के हल्के असर के संकेत मिले थे। फिर 19 नमूने जो हैं सैंपल्स भेजे गए जिसमें 13 जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन सभी नमूनों को कहाँ पर भेजा गया है? NIV पुणे। ठीक है, ताकि इसकी पूरी जांच हो सके। अब देखो जो जीका वायरस होता है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि बुखार आता है, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते, जोड़ों का दर्द और आंखों का लाल होना इसमें शामिल होता है। और जीका वायरस के कारण संक्रमित व्यक्ति 7 से 8 दिनों तक प्रभावित रहता है। यह वायरस गर्भवती महिला को ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके कारण जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। और अगर बात करें तो ब्राज़ील में 2015 में बहुत सारे केसेस जैसे आए थे। 2015 में इसमें 1600 से अधिक विकृत बच्चों का जन्म हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको आप कहते हैं NIV का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पुणे में और इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। याद रखना एग्जाम में ये भी आ सकता है कि NIV का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है। और पुणे ने पहली बार यानी कि NIV पुणे ने पहली बार 2018 में ही जीका वायरस को अलग करने में सफलता पाई थी। भारत में पहली बार जनवरी 2017 में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद जुलाई 2017 में तमिलनाडु में भी इसके कुछ मामले देखने को मिले थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जीका वायरस फैलता कैसे है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जीका वायरस भी डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर, जिसको पीत ज्वर कहते हैं, की तरह चिकनगुनिया एक बीमारी और भी होती है। तो बिल्कुल इसी की तरह यह मच्छरों से फैलता है और एडीज मच्छर ये इसका कारण होता है। एडीज मच्छर, यही वजह है कि वर्तमान में आपको जो है कम से कम मच्छरों से बचने का जो भी तरीका आप अपना सकते हैं वो आपको पूरी तरह से अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नो वैक्सीन नो जॉब के आधार पर सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 अगस्त तक छुट्टी पर भेज दिया है? मतलब ये कहा है कि आप लोग जाओ और जब तक टीका आप लगवा नहीं लेते हो तब तक वापस मत आना। हाँ, 15 अगस्त के बाद अगर वापस आते हो, टीका नहीं लगा है, तो नौकरी आपकी चली जाएगी। तो ये जो वार्निंग है ये दी गई है फिजी सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फिजी की। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैप में फिजी है कहाँ पर। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ से आपको कहाँ पर आना होगा? अब देखो जो मैप होता है ना, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पर आपको आना है। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं तो अब आप समझ गए होंगे ये है फिजी। ठीक है, तो फिजी का लोकेशन अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप समूह है। ठीक है, तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और आप यह भी याद रखो इसमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
जो फिजी है इसकी राजधानी कहाँ है? तो फिजी की जो राजधानी है वो है सुआ, ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? इनका नाम है फ्रैंक बनामीरामा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, फ्रैंक बनामीरामा ये हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट कौन है ये बताना है आपको। तो इनका नाम है जियोर्जी कोनरेते, जियोर्जी कोनरेते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन होगा कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एन वेणुधर रेड्डी को अभी ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया है। अच्छा ये बताओ कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? आप बता सकते हो। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। और इसे जो आकाशवाणी नाम है वो कब दिया गया? इसे आकाशवाणी नाम दिया गया था 1957 में, ठीक है। ये भी आप याद रखना। और इसका जो मुख्यालय है वो तो आप जानते ही हो, नई दिल्ली में है, संसद मार्ग नई दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय है। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन बी, सी और डी के बारे में, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बी के बारे में जान लो, मिनेश शाह। तो मिनेश शाह जो है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हालांकि ये एक्सटेंडेड होगा, मात्र 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो मिनेश शाह जो हैं ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए हैं। डॉक्टर शकुंतला थिलस्टेड के बारे में बात करें तो इनको अभी हाल ही में, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। आर के समरवाल, ये भी नाम याद होगा आपको, मलेशिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से इनको सम्मानित किया गया था। तो सभी विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कोई भी विकल्प आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो फ्रेंड्स ये देश है हैती। अब बात हो रही है यहाँ पर हैती की। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड मैप में कि हैती कहाँ पर है। तो ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर, और यहाँ आना पड़ेगा आपको। तो ये मिलेगा आपको प्यूर्टो रिको के पास में हैती। थोड़ा सा जूम करते हैं तो अब आपको ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से यही है आपका हैती, ठीक है। हैती की ये लोकेशन है। तो आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? नाम याद रखना, इनका नाम था जोवेनल मोइसी। इनकी जो है गोली मारकर इनके आवास पर ही 7 जुलाई को तड़के इनके घर पर ही हत्या कर दी गई है। हालांकि मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को मार गिराया है, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद बेहद गरीब, ये जो देश है ये काफ़ी गरीब है, बेहद गरीबी इस देश में राजनीतिक और सामाजिक हालात और भी ख़राब हो गए हैं और पूरे देश में जो है इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर क्लाउड जोसेफ को नियुक्त किया गया है। ये भी याद रखना कि अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं उनका नाम है क्लाउड जोसेफ। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का जो जिम्मा है वो पुलिस और सेना दोनों के हाथों में है। अमेरिकी महाद्वीप के इस सबसे गरीब देश में तानाशाही का इतिहास रहा है। राजनीतिक उथल पुथल लोकतांत्रिक शासन कायम करने में बाधा बनी है। अच्छा ये बताओ कि हैती की राजधानी कहाँ पर है? एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी काफ़ी चर्चित हो गया है। तो याद रखना इसकी जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो ये है हैती की राजधानी। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस में भी काफ़ी जो है गुटी हिंसा चल रही है। इसका एक कारण बढ़ती महंगाई भी है, जबकि देश में 60% जो आबादी है वो प्रतिदिन मात्र $2 कमाती है, ठीक है, मात्र $2। अब आप समझ रहे होंगे, ऐसे में देश के भीतर भोजन और ईंधन की बहुत ही कमी है और यही वजह है कि यहाँ पर इस प्रकार के जो हालात हैं वो उत्पन्न हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रख दिया है? तो फ्रेंड्स हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन ये आपको पता जरूर होना चाहिए। और ये जो फायरिंग रेंज है ये कहाँ पर स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन डी। क्योंकि जो आधिकारिक सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सम्मान में ऐसा एक बार वहाँ पर बोर्ड लगाया गया, कोई नाम में बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कश्मीर में मतलब एक फायरिंग रेंज थी, वहाँ पर विद्या बालन आई हुई थी और इसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया था। तो इस खबर का खंडन भी किया गया है कि फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। मेजर माणिक एम जॉली उन्होंने फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखे जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर
लोग इस प्रकार की जो अफवाहें हैं वो उड़ाते रहते हैं। मामले को तूल देने के लिए कहानी को घुमा दिया गया कि यह अभिनेत्री के नाम पर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कुल 5 इस्पात निर्माण परियोजनाएं लगाई जाएंगी। तो ये प्रदेश है ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। अच्छा, ये बताओ कि ओडिशा के राज्यपाल कौन है? ओडिशा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, सीएम। ओडिशा की राजधानी ये तो आप जानते ही हो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अच्छा, ये बताओ कि ओडिशा में कितनी रामसर साइट है? क्या बता सकते हो? एग्जाम में आ सकता है कि ओडिशा में कितनी रामसर साइट है। तो अगर एग्जाम में आया तो इसका आंसर होगा 2। कौन कौन सी है? एक तो आपका हो जाएगा भितरकनिका मैंग्रोव, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया भितरकनिका मैंग्रोव, और जो दूसरी साइट है जो कि रामसर साइट है वो कौन सी है? वही आपकी चिल्का लेक, ठीक है। अच्छे से अगर एग्जाम में ये आया कि नंगल नामक जो रामसर साइट है, नंगल, ये कहाँ पर स्थित है? नंगल रामसर साइट, तो दोस्तों ये स्थित है पंजाब में, ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि चंद्रताल रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? चंद्रताल, तो चंद्रताल रामसर साइट ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखना। और भारत में कुल मिला के कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो इनकी संख्या 42 है। 42वीं जो रामसर साइट है वो कौन सी बनी थी? तो ये लद्दाख में एक तसोकर झील है, ठीक है, तसोकर झील, ये बनी थी भारत की 42वीं रामसर साइट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में किस स्थान पर 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कप्तान गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन पर एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गुलमर्ग। तो दोस्तों, ऑपरेशन बिरसा मुंडा भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा नवंबर 1999 में चलाई गई थी। और आपको बता दें कि यह वह समय था जब ऑपरेशन विजय, जो कि कारगिल जब युद्ध हो रहा था उस दौरान चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय समाप्त हो गया था, लेकिन नियंत्रण रेखा अभी भी उस पार की जो हिंसा हो रही थी छुटपुट, उसके साथ सक्रिय थी। यहाँ पर सेना के प्रवक्ता कर्नल इमरान मुसावी ने कहा कि एक तेज और सावधानीपूर्वक नियोजित अभियान में पूरी पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और इसीलिए ये जो 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कप्तान गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन पर एक युद्ध स्मारक का निर्माण गुलमर्ग में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न होगा कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, वो किस खेल के खिलाड़ी थे? किस खेल के खिलाड़ी थे वो? तो फ्रेंड्स, ये खेलते थे हॉकी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 1948 में, यानी कि 1948 में जब लंदन में हुआ था ओलंपिक, और उसके बाद 1952 में जब हेलसिंकी में ओलंपिक का आयोजन हुआ, तो दोनों में ही स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य रहे थे। इनका अभी हाल ही में, यानी कि 6 जुलाई को कोलकाता में इनके आवास पर निधन हो गया है। अब उम्र हो गई थी, लगभग 92 साल इनकी उम्र थी। तो जो उम्रगत बीमारियां होती हैं उनसे ये ग्रस्त थे, और फिलहाल अब ये हमारे बीच नहीं है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि 74वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पैविलियन का उद्घाटन किसने किया? तो कांस फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस में आयोजित होता है, इसमें भारतीय पैविलियन का उद्घाटन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। फिलहाल इसके बारे में अधिक डिटेल हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले दिनों में कुछ नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ क्विज नंबर 190 को करते हैं आंसर। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ माधवन, दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। और अब बारी है क्विज नंबर 191 की। हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण के संबंध में निम्न पर विचार करें। तो यहाँ पर देखो 2 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन पर विचार करना है और ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और इसी के साथ टेलीग्राम पर आपको इस लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। मंथली PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लें, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त करने का पूरा तरीका बताया गया है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।